हेलो एंड वेलकम टू जेन एक्सेस लॉ एसोसिएट्स। आज हम बात करेंगे एक अग्रीमेंट को रिव्यू करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हाइल रिव्यूइंग एनी अग्रीमेंट। नंबर वन, अग्रीमेंट की पार्टीज कौन कौन है। पार्टीज अगर इंडिविजुअल्स हैं तो क्या इंडिविजुअल्स को करेक्टली डिफाइन किया गया है। पार्टीज अगर एंटिटीज हैं यानी कि मान लीजिए कोई फर्म, a company or a limited liability partnership, then who's the party which is being described as part of the agreement? Is it the entity concerned or is it the partners of such an entity or the directors of such an entity? ये कैसे डिसाइड होगा? ये डिसाइड होगा by looking at the fact who ultimately owns the liability to fulfill the promises made in the agreement, right? दूसरी चीज जो हम देखेंगे which is what is the purpose for which we are executing the agreement. Purpose कुछ भी हो सकता है so long as it is lawful, so long as it is not against public policy, so long as it is not immoral, right? And certain other conditions. अगर हम उन conditions को follow करके अगर अपना purpose define कर रहे हैं तो क्या उस agreement को execute करने का कारण clearly define किया गया है। उसके अलावा हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशंस एंड वारंटीज, यानी कि हर अग्रीमेंट में कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशंस यानी कि तथ्य हम देते हैं और वारंटीज जो हम देते हैं जिसके बेसिस पे सामने वाली पार्टी हमारे साथ वो अग्रीमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी होती है। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक फर्म या कंपनी है तो क्या हम वैलिडली इनकॉर्पोरेटेड हैं, क्या हमारे पास अथॉरिटी है अग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने की, क्या हमारे अगेंस्ट कोई बैंक्रप्सी या वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स तो नहीं है। इस टाइप की रिप्रेजेंटेशंस हम देते हैं। वारंटीज इस टाइप की होंगी कि हम गुड स्टैंडिंग में हैं, हम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेके प्रूडेंट है या वी आर इन कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लॉज। इस टाइप की चीज़ों को हम वारंटीज में काउंट करेंगे। उसके बाद में हम देखते हैं कवेनेंट्स। कवेनेंट्स जनरली आपको लोन डॉक्यूमेंट्स में या जब आप कोई भी उधार लेते हैं उसमें आपको जनरली ज़रूर मिलेंगे। कवेनेंट्स वो कंडीशंस होती हैं जो आपको फुलफिल करनी होती हैं और वो पॉजिटिव भी हो सकती हैं और वो नेगेटिव भी हो सकती हैं। जैसे कि मैं अगर अपनी कंपनी को किसी और कंपनी के साथ मर्ज करने जाऊंगा तो मैं पहले आपका कंसेंट लूंगा, ठीक है। या मैं अपना डेट टू इक्विटी रेशियो यानी कि जो मेरी उधारी है वर्सेस माय कैपिटल और इक्विटी, आई विल नॉट एक्सीड अ सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव कवेनेंट का एग्जांपल है। उसके बाद हम बात करें तो इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट यानी कि किस किस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशंस कौन कौन सी होंगी जब इस अग्रीमेंट को स्थगित किया जा सकता है या टर्मिनेट किया जा सकता है, या कोई और अग्रीमेंट्स ऐसे होंगे जिसमें अगर डिफॉल्ट डिक्लेयर हुई तो दिस अग्रीमेंट विल आल्सो बी ट्रीटेड एज क्रॉस डिफॉल्ट ट्रिगर ऑफ क्रॉस डिफॉल्ट प्रोविजंस। तो वो इवेंट्स ऑफ डिफॉल्ट्स उसमें स्पेसिफाई किए जा सकते हैं। जैसे कि यदि मेरे अगेंस्ट वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चालू हो गई या यदि मेरे अगेंस्ट बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू हो गई तो ये इवेंट ऑफ डिफॉल्ट ट्रीट किया जाएगा। उसके बाद हम बात करें तो इंडेमनिटी। इंडेमनिटी बेसिकली सामने वाली पार्टी के लिए सुरक्षा कवच होता है, यानी कि हाउ विल यू इंडेमनिफाई द अदर पार्टी एंड इन व्हाट सर्कमस्टांसेस एंड फॉर व्हाट पर्पसेस। जनरली indemnities are very broad, so they can say couple of things. Number one, who are the parties that you are indemnifying? Are these only the parties against whom you have executed the contract, or are these the parties which go beyond the remit of the contract? For example, एक कंपनी के केस में क्या हम केवल कंपनी को इंडेमनिफाई करेंगे या उनके डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, एडवाइजर्स, एजेंट्स इत्यादि इत्यादि को इंडेमनिफाई करेंगे। दूसरी चीज आती है कि इंडेमनिटी हम किस चीज की देंगे, लॉस,
damages, penalties, costs, expenses, including lawyers fees, etc. etc. अब इसमें ध्यान ये रखना होता है कि इंडेमनिटी जिन चीजों की हम दे रहे हैं दैट शुड नॉट बी टू ब्रॉड. द आइटम्स दैट वी आर इंडेमनीफाइंग फॉर शुड नॉट बी वेरी वेरी ब्रॉड. Also, the parties against whom we are giving the indemnity should not be too extensive, or should not, for example, in case of a company, officers, directors, employees is fine. But is it necessary for us to indemnify the shareholders of the company? Possibly no. That's an answer we need to find. उसके बाद में आता है liability. To what extent we are taking the liability of the contract? Is it an unlimited liability? And in case if it's a service contract where we are receiving the fee for performing the duties, तो क्या हम liabilities को limit कर सकते हैं या क्या हम carve outs डाल सकते हैं कि हम ये liability या ये indemnity तो देंगे, लेकिन इन cases में मान लीजिए सामने वाले ने fraud किया, negligence किया, willful misconduct हुआ, तो उस केस में हम indemnity नहीं देंगे. Taxation provisions में हम ये देखते हैं कि मान लीजिए विथहोल्डिंग टैक्स क्या वो हम पे एप्लीकेबल है या सामने वाली पार्टी पे एप्लीकेबल है. जीएसटी क्या वो रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल है या अदरवाइज जीएसटी इज पेएबल. इस टाइप की चीजों पे ध्यान देना जरूरी है. उसके बाद बात करते हैं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में जनरली ये होता है कि हम बोलते हैं कि अग्रीमेंट में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है जो पहले हम आपस में सुलझाने की कोशिश करेंगे, इफ दैट डज नॉट गेट रिजॉल्व्ड देन द डिस्प्यूट विल बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन. When you refer the dispute to arbitration, then what is the mode and method of selecting the arbitrators? Would it be a single arbitrator, mutually agreeable to both parties, or will it be two arbitrators who will then decide the third arbitrator? What will be the seat and venue of the arbitration? उसकी cost कौन देगा? क्या cost parties आपस में decide करेंगे, आधी आधी बांटेंगी? What is the language of the award? यानी कि जो आर्बिट्रेटर पास करेगा वो उसकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए. इस टाइप के कुछ प्रोविजंस पे सोचना जरूरी होता है. दूसरी बात आती है जुरिस्डिक्शन एंड गवर्निंग लॉ. गवर्निंग लॉ जनरली जिस कंट्री में हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं वो उसका गवर्निंग लॉ जनरली पार्टीज अग्री करती हैं अनलेस इट्स अ सेपरेटली अग्रीड कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट. बट जुरिस्डिक्शन क्या कोर्ट जहां पे हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं क्या उस शहर के कोर्ट्स को हम जुरिस्डिक्शन देना चाहेंगे या सामने वाली पार्टी अपने शहर के कोर्ट्स को जुरिस्डिक्शन देना चाहेगी या क्या हम कोई एक इंडिपेंडेंट वेन्यू या सिटी या जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट सेलेक्ट करना चाहेंगे. फोर्स मैजर ये एक ऐसा क्लॉज है जिसके बारे में आप लोगों ने कम सुना होगा पर ये एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है. मान लीजिए कल को कोई वॉर हो जाता है, स्ट्राइक्स हो जाती है, नेचुरल कैलामिटी हो जाती है यानी कि भूकंप आ गया. इन दैट केस व्हाट विल हैपन टू माय कॉन्ट्रैक्ट? व्हाट आर सर्टेन अदर एडिशनल थिंग्स दैट वी शुड कीप इन माइंड? अगर मान लीजिए कॉन्ट्रैक्ट का कोई ब्रीच होता है तो इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द कॉन्ट्रैक्ट कैन इमीडिएटली बी टर्मिनेटेड. इन व्हाट सर्कमस्टांसेस कॉन्ट्रैक्ट में हमें एक नोटिस दिया जाना चाहिए और ब्रीच बताया जाना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट की अपनी ये कंडीशन वायलेट की है. तो यदि हम उस कंडीशन को या उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड लेट्स से 30 डेज तो देन द कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी इन फोर्स. उसके बाद में हमें देखना चाहिए सर्वाइवल. व्हिच आर द क्लॉजेस व्हिच विल सर्वाइव टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपायरी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्फिडेंशियलिटी क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहूंगा या क्या ऐसी चीजें हैं जो मैं कॉन्फिडेंशियल नहीं रखना चाहूंगा या किन किन केसेस में confidentiality obligations मुझ पर अप्लाई नहीं होंगे. For example, if the knowledge, if the information otherwise comes to knowledge of the other party without me having to taken any steps, or if the law requires me to disclose certain things, in those cases I can't adhere to confidentiality obligation. Intellectual property rights किसके हक में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होंगे अगर हम इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कोई मटेरियल या नो हाउ जनरेट कर रहे हैं. इस टाइप के काफी क्लॉजेस होते हैं जो क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ के वी कैन रिव्यू एन अग्रीमेंट एंड वंस साइंड इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट. आई होप दिस मेक्स योर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यूइंग जर्नी इजी एंड फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस रिक्वायर्ड. फील फ्री टू लाइक, comment and share the video
and subscribe to the channel and press the notification icon to receive any new videos that are posted in future. Thank you.